तो आ जाइए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपन अपने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वाले पार्ट को, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के ऊपर ही है, और इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स ही कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के खत्म होने के बाद कुछ ना के बराबर डिस्क्लोजर्स बचेंगे जो थोड़ा सा कम रेलिवेंट है या जिन्हें आप इग्नोर भी कर सकते हो, है ना। तो मैं तो वो भी बता दूंगा, पर ठीक है, अभी तो मैं मेन डिस्क्लोजर्स पर ही बात करने वाला हूं। तो भाई शुरू करते हैं यहां से। यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड और शेयर प्रीमियम, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ध्यान देना, है ना। वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड, कंपनी ने किसी को पैसा एडवांस दिया है या लोन के फॉर्म में दिया है या कहीं पर इन्वेस्ट करा है, कुल मिलाकर कंपनी ने पैसा दिया है। ठीक है, कौन सा पैसा? ईदर बोरोड फंड और शेयर प्रीमियम और एनी अदर सोर्स और काइंड ऑफ फंड। तो कोई भी फंड है जो कंपनी ने किसी और को दिया है। ठीक है, किसको दिया है सर? टू एनी अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटीज, किसी को भी हो सकता है, वो किसी भी पर्सन को हो सकता है, जरूरी नहीं कि कंपनी ही हो। तो कंपनी ने किसी को पैसा दिया है, वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन, कोई एंटिटी या कोई फॉरेन एंटिटी भी हो सकती है। उसे नाम क्या दे दिया इन्होंने? इंटरमीडियरी। ठीक है, विथ द अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो जो इंटरमीडियरी है वो क्या करेगी, वो उस पैसे को और आगे बढ़ाएगी। कुल मिलाकर क्रक्स क्या निकला बताओ यारो? क्रक्स ये निकला कि ये रही अपनी वाली कंपनी। ठीक है, अब ये कंपनी ने किसी कंपनी को, जिसको मैं नाम दे रहा हूं इंटरमीडियरी कंपनी, ठीक है, इस कंपनी ने, जिसका हम ऑडिट करने गए हैं, वो कंपनी ये है ना। इस कंपनी ने क्या करा है? किसी इंटरमीडियरी कंपनी को कुछ पैसा दिया है ना, कुछ पैसा दिया है। तो ये अमाउंट दिया है, एडवांस के फॉर्म में बोल दो, लोन के फॉर्म में बोल दो, या फिर आप किसी भी फॉर्म में बोल दो, आप तो ये समझ लो। ठीक है, और अपन ने ये जो पैसा दिया है ना, ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया है कि ये जो इंटरमीडियरी कंपनी है ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी, मतलब ये अगली कंपनी को ट्रांसफर कर देगी, अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ठीक है, ये इसको ट्रांसफर कर देगा। ये जो भी मैं बता रहा हूं, आपने 143 सबसेक्शन 3 का आई थिंक क्लॉज जे है, उसके अंदर आपने ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो क्या है, कंपनी किसी को पैसा दे रही है, जिसको पैसा दे रहे हैं उसको नाम दिया है इंटरमीडियरी कंपनी, और किस अंडरस्टैंडिंग के साथ दे रहे हैं कि वो जो इंटरमीडियरी कंपनी है वो आगे उस पैसे को ट्रांसफर कर देगी, और जिसको ट्रांसफर करेगी उसको नाम दिया जा रहा है अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब देखो होना क्या था, ये जो अपनी वाली कंपनी है इसको सही मायने में पैसा किसको देना था? अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, अपनी कंपनी उसी को ट्रांसफर करना चाहती थी। लेकिन कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से ये कंपनी क्या कर रही है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचाने के लिए किसकी सहायता ले रही है? इंटरमीडियरी कंपनी की। समझ रहे हो? इसके माध्यम से पैसा आगे ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक बात है, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए कुछ डिस्क्लोजर देने की बातें यहां पर हो रही हैं। ठीक है ना, तो अपन देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान देना, ये जो इंटरमीडियरी कंपनी है जिसको अपनी वाली कंपनी पैसा ट्रांसफर कर रही है, ये इंटरमीडियरी कंपनी कोई भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं कि कंपनी हो, ये इंटरमीडियरी कोई पर्सन, कोई एंटिटी या कोई भी हो सकती है, फॉरेन एंटिटी भी हो सकती है। ठीक बात है, तो अगर पैसों को घुमाने वाले कोई काम कर रहे हो तो फिर भाई कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार रीड करते हैं। सर क्या लिखा था? वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड फंड to any other person or entity including foreign entity with the understanding that the intermediary shall क्या करेगी? lend or invest in other identified person or entity, जिसे क्या कहा जाएगा? अल्टीमेट बेनिफिशियरी कहा जाएगा, या फिर प्रोवाइड एनी गारंटी, सिक्योरिटी और सिमिलर सपोर्ट फॉर अल्टीमेट बेनिफिशियरीज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही आगे ट्रांसफर हो, कभी कोई गारंटी देना, कोई सिक्योरिटी देना, कोई सिमिलर सपोर्ट देना, किसी भी तरीके से अगर ये इंटरमीडियरी कंपनी आगे अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ये चीजें ट्रांसफर करती है तो उसको यहां पर कवर किया गया है। बोलो यारो, क्या इतनी बात क्लियर है? ओके सर, ठीक है, ध्यान करो 143 सबसेक्शन 3 का क्लॉज जे, वहां पर ये सब बातें की गई हैं। राइट, अब ऐसे केस में कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा,
तो 1 मिनट के लिए मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये यहां पर लिखा हुआ है। पहली चीज, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड इन इंटरमीडियरी विथ कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच इंटरमीडियरी। तो भैया अपनी जो कंपनी है उसने इंटरमीडियरी एंटिटी कहो या इंटरमीडियरी कंपनी कहो, उसको किस डेट को और कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है। ठीक है, फिर डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस्ड और लोन्ड और इन्वेस्टेड बाय सच इंटरमीडियरी कंपनी टू अदर इंटरमीडियरीज, जिसे आप अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी कह सकते हो। तो भाई इंटरमीडियरी कंपनी ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी कंपनी या एंटिटी को कब पैसा ट्रांसफर करा और कितना पैसा ट्रांसफर करा। ठीक बात है सर। फिर क्या है सर, डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी और सिमिलर सपोर्ट प्रोवाइडेड द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, मतलब इसने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को गारंटी, सिक्योरिटी या फिर सिमिलर सपोर्ट बोल सकते हैं अपन। तो किस डेट को ये सब चीजें इसने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करी। तो ऊपर अमाउंट था, लोन अमाउंट था, अमाउंट की ट्रांसफर की बात हो रही थी। सी वाले पॉइंट में क्या बोला है, गारंटी, सिक्योरिटी या सिमिलर सपोर्ट आपने दिया है अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, और किसके कहने पे, मेन कंपनी के कहने पे। तो मेन कंपनी कोई भी काम डायरेक्ट करने की बजाय क्या कर रही है, इंटरमीडियरी एंटिटी के माध्यम से ये सब काम करा रही है। ठीक बात है। लास्ट में क्या है, अच्छा ये 3 चीजें तो डिस्क्लोज करना ही है कंपनी को, और क्या डिस्क्लोज करना है, अ डिक्लेरेशन कंफर्मिंग कंप्लायंस विद द रेलिवेंट प्रोविजंस। अब भाई ऐसे घटिया काम करोगे तो ऐसे घटिया कामों को रोकने के लिए कुछ एक्ट बने हुए हैं, तो उन एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज, प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। ठीक है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इन सब के प्रोविजंस आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया है तो इसी के जैसा है इसका बी पार्ट। ये तो हो गया ए पार्ट, है ना। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में देखो क्या हो रहा है। बी पार्ट में अपन इसको हटाते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो अपनी वाली कंपनी है जिसका अपन ऑडिट करने गए, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अपनी वाली कंपनी। ठीक है, अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। डन। अब पता है क्या हो रहा है, अब फंडिंग पार्टी कोई और है, अब फंडिंग पार्टी कोई और है, और अपनी वाली कंपनी ही इस बार इंटरमीडियरी कंपनी का काम कर रही है। अपनी वाली कंपनी इस बार बीच में खड़ी हुई है और पैसा कहीं और से आ रहा है और अपनी वाली कंपनी अब आगे ट्रांसफर करेगी। अब सिचुएशन ये है, समझ रहे हैं आप बात को। तो फंडिंग पार्टी है, यहां से अपनी वाली कंपनी के पास पैसा आया है जिसका अपन ऑडिट करने गए, और ये अपनी वाली कंपनी पता है क्या कर रही है, ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफर कर रही है। बोलो यारो, अल्टीमेट बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफर कर रही है। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। वेयर अ कंपनी हैज रिसीव्ड एनी फंड, इस बार अपनी कंपनी को क्या है, पैसा मिला है। ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन एंटिटी, किसी से भी, चाहे वो फॉरेन एंटिटी से क्यों ना मिला, उसको नाम क्या दिया जाएगा, फंडिंग पार्टी। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पैसा मिला है। अपनी वाली कंपनी को फंडिंग पार्टी किस अंडरस्टैंडिंग के साथ पैसा दे रही है कि आप क्या करना है, इस पैसे को आगे ट्रांसफर कर देना। समझ रहे हो आप बात को। तो वही का वही केस है जो ऊपर था, बस फर्क यह है कि इस बार अपन इंटरमीडियरी हैं और पिछली बार अपन ही मेन कंपनी थे जो आगे ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, वही सब बातें लिखी है कि अपनी कंपनी को कोई फंड मिलता है किसी फंडिंग पार्टी से, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलता है कि अपन को क्या करना है, उस पैसे को लैंड और इन्वेस्ट करना है आगे के एंटिटीज में, जैसे अल्टीमेट बेनिफिशियरी कहा जाएगा। या फिर गारंटी, सिक्योरिटी या सिमिलर सपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ठीक है, बोलो यारो। तो इसका मतलब यह है कि अपनी वाली कंपनी या तो आगे पैसा ट्रांसफर करेगी या ट्रांसफर क्या करेगी, गारंटी, सिक्योरिटी या फिर सिमिलर सपोर्ट। बोलो यारो। और ये सब हम किसके कहने पे कर रहे हैं, फंडिंग पार्टी के कहने पर। ठीक है, अब क्या लिखा है सर, क्या क्या डिस्क्लोज करना है, द डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड रिसीव्ड फ्रॉम द फंडिंग पार्टी। सुनना ध्यान से, हमको कब पैसा मिला, हमारी वाली कंपनी को फंडिंग पार्टी से किस डेट को पैसा मिला और कितना पैसा मिला। ठीक है, डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस, मतलब हमने कब आगे ट्रांसफर करा और कितना अमाउंट ट्रांसफर करा। फिर तीसरा,
डेट और अमाउंट ऑफ कितनी गारंटी, सिक्योरिटी या सिमिलर सपोर्ट हमने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करा, मतलब अपनी वाली कंपनी ने कितना ये सब ट्रांसफर करा और कब ट्रांसफर करा, गारंटी, सिक्योरिटी और सिमिलर सपोर्ट। और लास्ट में एक डिक्लेरेशन देना है कंपनी को कि उसने रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ फेमा कंपनी एक्ट और पीएमएलए एक्ट 2002 को के जो प्रोविजंस उनको कंप्लाई करा है। बोलो क्या ये क्लियर है? बहुत आसान है। इस बहाने आपका 143 सबसेक्शन 3 का एक कुछ क्लॉज भी खत्म हो गया। आप अगर नहीं पढ़ा है तो अब जाकर पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक बात है। अब क्या लिखा है? अच्छा, ये पढ़ के आपको लगा होगा कि एग्जाम में आ सकता है ना, इसलिए अलर्ट रहना। फिर क्या लिखा है? डिस्क्लोजर फॉर इन्वेंट्रीज, बहुत ही आसान है। इन्वेंट्री को कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो इन्वेंट्री को क्लासीफाई करना है रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और अदर्स। ठीक है, अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। बोलो यारो, अंडर ईच सब हेड ऑफ इन्वेंट्री, जिस इन्वेंट्री का गुड्स इन ट्रांजिट है उसके अंदर आपको इसको दिखाना है। मोड ऑफ वैल्यूएशन, फीफो लगाई है कि वेटेड एवरेज लगाई है, कौन सी मेथड यूज की है वो आपको साथ में बता के चलना है। तो इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करना है, गुड्स इन ट्रांजिट को अलग से दिखाना है और मोड ऑफ वैल्यूएशन भी बताना है। राइट, फिर क्या है सर? डिस्क्लोजर ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये देखो दिसंबर 21 में पूछा गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट को कैसे डिस्क्लोज करना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखा है? इसको क्लासिफाई किया जाएगा कैसे? बैंक के पास कितना पैसा रखा है, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है, ठीक है, और अदर्स। फिर से बोलो, बैंक के पास कितना रखा है, चेक्स और ड्राफ्ट वगैरह कितने रखे हैं अपने पास, कैश इन हैंड कितना रखा है अपने पास, और अदर्स, और बाकी का जो भी कैश हमारे पास है वो हमें यहां पर बताना है, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो वो। ठीक है, इसके अलावा ईयर मार्क्ड बैलेंस विथ बैंक, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक में जो पैसा रखा होता है, जैसे कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो आपको वो पैसा सेपरेट रखना होता है। ठीक है, तो लिखा भी फॉर एग्जांपल फॉर अनपेड डिविडेंड शैल बी सेपरेटली स्टेटेड। ठीक है, तो ईयर मार्क बैलेंस जो किसी फिक्स या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बैंक में रखा गया है जो पैसा, उसको अलग से आपको बताना है। फिर बैलेंस विद बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोविंग और गारंटी, वो पैसा जो किसी पर्पस में सिक्योरिटी के रूप में रखा है, जैसे आपने लोन लिया है किसी बैंक से और आपने गिरवी पता है क्या रखा, आपकी एफडी थी बैंक में, वही आपने गिरवी रखी है। तो बैंक में पैसा है एफडी के रूप में, लेकिन वो मार्जिन के रूप में रखा हुआ है क्योंकि आपने लोन भी ले रखा है कंपनी से, है ना। सो बैलेंस विद बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट दी बोरोविंग और गारंटी, आपने लोन लिया है उसकी वजह से आपने वो एफडी को गिरवी रखा है ना, या अदर कोई कमिटमेंट या गारंटी जो भी है, ऐसी चीजों को भी अलग से दिखाना है। तो कुल मिलाकर बैलेंस विद बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी। ठीक है, फिर क्या लिखा है? रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस शैल बी सेपरेटली स्टेटेड। क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसा पैसा होता है जो आपका फॉरेन में रखा हुआ है लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आप उसको इंडिया में नहीं ला पा रहे हो अभी, लेकिन है तो आपका ही ना, तो वो पैसा भी आपको अलग से दिखाना है। ठीक है, फिर बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। ऐसी बैंक में डिपॉजिट है अपनी जो 12 महीने से ज्यादा में मैच्योर होंगी, पर पैसा तो अपना है तो उसको अलग से दिखाना है। बोलो यारो, बता पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना है, बैंक में कितना बैलेंस है, चेक्स ड्राफ्ट इन हैंड कितने रखे हैं, कैश इन हैंड कितना रखा है, और अदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है वो आ जाएगा। ईयर मार्क बैलेंस अलग से रखना है, अलग से बताना है, डिस्क्लोज करना है, बैंक में कौन सा पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है, बैंक में कौन सा पैसा मार्जिन मनी या सिक्योरिटी के रूप में रखा है, फिर कौन सा ऐसा पैसा जो विदेशों में रखा है पर उस पर रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, और कौन सा बैंक डिपॉजिट है जो 12 महीने से ज्यादा जिसकी मैच्योरिटी है। देखा जाए तो ये चारों ही लगभग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं बैंक में पैसा रखा है या बाहर पैसा रखा हुआ है। बोलो यारो, सब अलग अलग बताना है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो समरी के फॉर्म में ये मेन कीवर्ड उठा के रख सकते हो। ठीक है ना, मार्जिन मनी, सिक्योरिटी, ईयर मार्क बैलेंस, रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस और बैंक डिपॉजिट मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी, है ना। फिर क्या है सर? अगला है डिस्क्लोजर्स फॉर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर कैसे देना है। बहुत आसान है सर। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करना है पीपीई का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर्स। तो सबसे पहले तो पीपीई का क्लासिफिकेशन कर दिया, बढ़िया। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट और अदर्स। बोलो यारो।
फिर क्या है, असेट अंडर लीज आपको सेपरेटली स्पेसिफाई करना है अंडर ईच क्लास ऑफ असेट। जो असेट आपने लीज पर ली उसको अलग से दिखाना है। फिर क्या लिखा है सर, रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट, पूरा रिकंसिलेशन बना के दिखाना है जिसमें असेट का ग्रॉस अमाउंट भी होना चाहिए और नेट अमाउंट भी होना चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, देखो देखो, एक तो हो गया बिगिनिंग का अमाउंट और एक एंड का अमाउंट, ये तो होनी चाहिए। एडिशंस जो हुए हैं वो भी बताना है, डिस्पोजल्स जो हुए हैं वो भी बताना है। अगर कोई एक्विजिशन आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आपको कोई एसेट वगैरह मिली अमलगमेशन मर्जर में, तो वो भी बताना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू ये तो आएंगी। बीच में जो एडिशन हुआ है, डिलीशन हुआ है या कुछ और बिजनेस कॉम्बिनेशन में कुछ एडिशन हुआ है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा सिग्निफिकेंट रिवैल्यूएशन भी आपको बताना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट रिवैल्यूएशन का मतलब है 10% या उससे ज्यादा अगर रिवैल्यूएशन होता है एसेट में तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एंड अदर एडजस्टमेंट, क्लियरली डिस्क्लोज रिलेटेड डेप्रीशिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस और रिवर्सल फॉर ईच क्लास ऑफ असेट। मतलब अगर एप्रीशिएशन हुआ है एसेट में, डेप्रीशिएशन हुआ है, इंपेयरमेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है तो वो भी आपको बताना है। क्लियरली डिस्क्लोज रिलेटेड डेप्रीशिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस और रिवर्सल फॉर ईच क्लास ऑफ असेट। ठीक है, इतना मुझे लगता नहीं है कि इतना सब आना चाहिए, पर ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। मतलब इनफैक्ट क्या याद रखना है इसमें, एक तरीके से ऐसा हो गया कि एक टेबल बना के दे दो जिसमें ग्रॉस, एडिशंस, डिलीशन और नेट पूरा बता दो आप। ठीक है ना, और अगर सिग्निफिकेंट रिवैल्यूएशन हुआ है तो वो बता दो आप, है ना। 10% या उससे ज्यादा हुआ तो सिग्निफिकेंट कहा जाएगा, है ना। फोर्थ पॉइंट में क्या पता है, अगर अमाउंट्स राइट ऑफ किए गए हैं ड्यू टू कैपिटल रिडक्शन, ओ हो, इस पर सेपरेट क्वेश्चन ना बन जाए। कैपिटल रिडक्शन डेंजरस वाला पार्ट है ना। तो अगर अमाउंट्स राइट ऑफ किए गए हैं ड्यू टू कैपिटल रिडक्शन और असेट रिवैल्यूएशन, तो क्या करना है, ईच बैलेंस शीट फॉलोइंग दैट इवेंट मस्ट डिस्प्ले द एडजस्टेड फिगर। तो उसके बाद मतलब अगर कैपिटल रिडक्शन हुआ है, एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो ये होने के बाद, ये इवेंट होने के बाद जितनी भी बैलेंस शीट बनेगी उन सब में एडजस्टेड फिगर ही दिखाए जाएंगे, रिवैल्यूड फिगर ही दिखाए जाएंगे। बोलो फिर क्या लिखा, एडिशनली एक नोट आपको देना पड़ेगा जिसमें क्या इंडिकेट करेंगे हम, द अमाउंट ऑफ द रिडक्शन और इंक्रीज, कितना अमाउंट घटा या बढ़ा है वो सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एंड डेट इट ऑकर्ड, किस डेट को ये सब हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट 5 years आफ्टर द एडजस्टमेंट। बोलो यारो, यहां एमसीक्यू बन सकता है। ये दोनों पॉइंट कहीं एक साथ ना पूछ ले वो, है ना। देखो पूछेगा तो कुछ ऐसे ही जहां से वो क्वेश्चन इजीली बना सकता है, छोटा पार्ट ढूंढेगा वो, है ना। फिर ओहो, टेबल आ गई, टेबल तो सबसे ज्यादा फेवरेट है आईसीआई की। क्या लिखा है सर, टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। ओहो, ये तो कारू में पढ़ा है, क्लॉज 1 में ही पढ़ा है ये तो हमने। बोलो यारो, ठीक है। तो अगर टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम में नहीं है तो एक टेबल बना के देनी पड़ती है। वो टेबल में क्या क्या बताना पड़ेगा, रेलिवेंट लाइन आइटम इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, कौन सा पीपी है भाई, वो इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी है, रिटायर्ड हो गई है क्या वो फ्रॉम एक्टिव यूज, या फिर हेल्ड फॉर डिस्पोजल रख रखी है। बैलेंस शीट का पीपी का कौन सा आइटम है वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या है वो, है ना। ठीक है, फिर क्या लिखा है सर, ग्रॉस वैल्यू कितनी है उसकी, फिर किसके नाम पर है वो, भाई कंपनी के नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है वो। ठीक है, फिर वेदर टाइटल डीड होल्डर इज अ प्रमोटर, हो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके नाम पर है वो कौन है, या तो कंपनी का डायरेक्टर है या प्रमोटर है, या फिर रिलेटिव है किसका, प्रमोटर और डायरेक्टर का, या फिर एम्प्लॉय है प्रमोटर और डायरेक्टर का। ठीक है, प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, कब से किसी और के नाम पर है, जिसके भी नाम पर है कब से है उसके नाम पर, और क्यों उसके नाम पर है बताइए। तो बताओ सर, कितनी सारी बातें लिखी हैं। एक तो रेलिवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट, कौन सा वाला पीपी है वो, दूसरा कौन सी असेट है वो, लैंड बिल्डिंग है, क्या है वो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को बताना है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, फिर ग्रॉस वैल्यू कितनी है, फिर किसके नाम पे है, फिर वो कहीं डायरेक्टर प्रमोटर या इनके रिलेटिव के नाम पर तो नहीं है, फिर कब से उनके नाम पर है, और क्या रीजन है जिस वजह से जो प्रॉपर्टी है वो उन लोगों के नाम पर है और कंपनी के नाम पर नहीं है। आसान है। तो ये तो वही का वही हो गया, एक तरीके से रिवीजन हो गया। बोलो यारो,
कितने कॉलम दिख रहे हैं? 3 4 5 6 7। एक बार बोल के देखना पड़ेगा आपको तो हो जाएगा। ध्यान रखो, ऐसी टेबल आप बनाकर आओगे तो मस्त काम हो जाएगा आपको। ऐसा लिखकर मत आना, टेबल बनी तो टेबल ही बना देना, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। वेयर द कंपनी हैज रिवैल्यूएट इट्स पीपीई, अगर आपने रिवैल्यूएशन करा है अपनी पीपीई का, कंपनी सेल डिस्क्लोज एज टू वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये भी कारू में पढ़ा है हमने। अगर कंपनी ने रिवैल्यूएशन कराया है पीपीई का तो क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही कराया है। ठीक है। फिर कैपिटल डब्ल्यूआईपी का भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा भाई, इस पर सेपरेट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं आएगा कि पीपी का डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, इतना बड़ा आंसर आ ही नहीं सकता है। या तो ये अकेला आएगा, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, या फिर कैपिटल डब्ल्यूआईपी वाला अलग से आ जाएगा 3 या 4 नंबर में, है ना। क्या लिखा है? फॉर कैपिटल डब्ल्यूआईपी मतलब कोई असेट अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यूआईपी। तो फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन, और वो एजिंग शेड्यूल क्या है? कैपिटल डब्ल्यूआईपी में कितने प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में चल रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। ठीक है। अब उनको कितने प्रोजेक्ट ऐसे जिनको 1 साल से कम हुआ है, कितने 1 से 2 साल से डब्ल्यूआईपी में है, कितने 2 से 3 साल और कितने 3 साल से ज्यादा। सर ये टाइम पीरियड तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, अकाउंट्स पेबल में एग्जैक्टली ऐसा ही है। अकाउंट्स पेबल में एग्जैक्टली ऐसा ही है। 1 साल से कम वाले कितने हैं, 1 से 2 वाले कितने हैं, 2 से 3 वाले कितने और 3 से ज्यादा वाले कितने हैं। सर अकाउंट रिसीवेबल में भी तो कुछ ऐसा ही था। हाँ, लेकिन उसमें 6 महीने से कम, फिर 6 महीने से 1 साल, फिर 1 साल से ज्यादा, 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से ज्यादा, यही था ना। वहां पर 5 कॉलम बन रहे थे, है ना। तो अगर आप ऐसे रिलेट करके पढ़ दोगे तो ईजी हो जाएगा। ये कितना रिपीट, इस चैप्टर को ईजी बनाने का यही एक तरीका है कि आप चीजों को रिलेट करो कि कौन सी चीजें एक जैसी हो, उनको एक साइड रखो, एक साथ रखो। ठीक है। आगे लिखा है टोटल सेल टैली विद कैपिटल डब्ल्यूआईपी अमाउंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में भी वही टोटल आना चाहिए, जनरल बात है। फॉर कैपिटल डब्ल्यूआईपी हुज कंप्लीशन इज ओवरड्यू, हो कंप्लीशन ओवरड्यू, जब तक कंप्लीट होना था उस वो डेट निकल गई है, या फिर कॉस्ट एक्सीड कर रही है किससे, जो ओरिजिनली प्लान की गई थी उससे। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये शेड्यूल देना पड़ेगा, जिसमें क्या है, कैपिटल डब्ल्यूआईपी में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, किसको कितना डिले हुआ है, या यूं समझ लो आपकी कौन सा प्रोजेक्ट अब कब तक खत्म हो जाएगा, यूं कहना चाहिए अपन को। भाई डिले तो हो ही चुका है ना, तो अब कितना टाइम और लगेगा। तो कौन सा प्रोजेक्ट जिसको 1 साल के अंदर जो खत्म हो जाएगा, जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट जो 1 से 2 के अंदर खत्म हो जाएगा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो 2 से 3 के अंदर खत्म हो जाएगा, और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसको 3 साल से ज्यादा अभी भी लगेंगे। बोलो यारो। तो ये वाला पार्ट तो सेम टू सेम है, समझ रहे हो, लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 से 3 और मोर देन 3, ये तो वही का वही है। बस यहां पर क्या है, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस और प्रोजेक्ट जो सस्पेंड कर दें टेम्परेरी पर्पज से, है ना। और यहां पर क्या है, जो ओवरड्यू हो चुके हैं। हो सकता है 3 नंबर में केवल इतना पूछ ले भाई, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है वो, केवल इतना पूछ लेगा 3 नंबर में, फट से नंबर मिल जाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ तो, है ना। फिर लिखा है डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट वेयर एक्टिविटी हैज बीन सस्पेंडेड, उसको सेपरेटली देना है। यहां पर जो प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए हैं उनको अलग से डिटेल आपको उनकी देना है। बोलो। अब आ जाते हैं हम अगले डिस्क्लोजर पर, जिसका नाम है डिस्क्लोजर फॉर इंटेंजिबल असेट। पीपी के नीचे ही इंटेंजिबल असेट क्यों रखा है, क्योंकि इन दोनों में भी कुछ मैच होगा, इसलिए यहां पर रखा है। ठीक है। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करना है इंटेंजिबल असेट का। गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टर्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। फिर रेसिपीज, फॉर्मूला, मॉडल्स, डिजाइंस, प्रोटोटाइप्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजीज, अदर्स। ये क्लासिफिकेशन आपको करना है। कुल मिला के इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल दिए, गुडविल, ब्रांड्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, रेसिपीज, लाइसेंस, अदर्स। ठीक है। फिर वही रिकंसिलेशन, वैसा ही रिकंसिलेशन जैसा पीपी में बनाना था। स्टार्टिंग वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू, एडिशन, डिलीशन, रिवैल्यूएशन सब बताना है। देख लो आप जल्दी जल्दी, ग्रॉस वैल्यू, नेट वैल्यू। ठीक है। ठीक है। बिगिनिंग में अमाउंट कितना था, एंड में अमाउंट कितना था, वही बात हो गई। एडिशन कितना हुआ, डिस्पोजल कितना हुआ, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन कितना आया, वो सब बात है ना। और अगर रिवैल्यूएशन की वजह से चेंज 10% से ज्यादा आया है तो वो भी बताना है, और अदर एडजस्टमेंट है तो वो भी बताना। एंड द रिलेटेड डेप्रीशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस और रिवर्सल शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। सेम टू सेम,
कुछ भी अलग नहीं है। मजा आ गया सर, मतलब पीपी और इंटेंजिबल एसेट एक जैसी बातें हैं पूरी। ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा क्योंकि पीपी अलग होती है और इंटेंजिबल एसेट अलग होती है यार। फिर अगर सम्स राइट ऑफ हुए हैं, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट में कोई एसेट राइट ऑफ हुई है तो क्या करना है, और वो राइट हुई है किस वजह से, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की वजह से, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 सालों तक, फर्स्ट 5 ईयर तक क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ, क्या लिखा है? हाँ, where sums have been added on revaluation of asset every balance sheet subsequent to the date of such write off or addition shall show reduced or increased figure। कितना अमाउंट से कम हुआ है, कितने अमाउंट से चीजें बढ़ी हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बताना है। एंड सेल बाय वे ऑफ अ नोट, और नोट में क्या बताना पड़ेगा, सो द अमाउंट ऑफ रिडक्शन और इंक्रीज इन दी, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट कम हुआ है, कितना अमाउंट बढ़ा है, एज एप्लीकेबल टुगेदर विद द डेट देयर ऑफ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, कुल मिलाकर आपको क्या बताना है, कितने अमाउंट से चीजें बढ़ी हैं, कितने अमाउंट से चीजें घटी हैं, किस डेट को ये हुआ है, और ऐसा आपको 5 सालों तक के लिए करना पड़ेगा। ठीक बात है, याद रहेगा आपको। तो ये दोनों एक साथ या तो पीपी के लिए पूछ लेगा 3 नंबर में, या फिर वो इंटेंजिबल एसेट में पूछ लेगा। ठीक है, अब क्या लिखा है सर, इंटेंजिबल एसेट भी तो अंडर डेवलपमेंट हो सकती है। भाई आपने पढ़ा है ना वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च के खर्चे को तो आप तुरंत P&L में डाल देते हो, एक्सपेंस ऑफ कर देते हो, लेकिन जो डेवलपमेंट फेज जहां से शुरू होता है वहां के बाद के खर्चे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं ना। तो जब तक वो इंटेंजिबल एसेट फाइनल नहीं हो जाती तब तक वो WIP कहलाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर कोई एसेट फाइनल हो गई तो वो तो फाइनल इंटेंजिबल एसेट के नाम से दिख जाएगी, या जो भी बना होगा उस नाम से दिख जाएगी, पर अगर अधूरी है तो फिर WIP के फॉर्म में दिखेगी, है ना। सो क्या लिखा है, फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट फॉलोइंग एजिंग शेड्यूल शैल बी गिवन। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट एजिंग शेड्यूल कैसे बनेगा बताओ, क्या लिखा है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में क्या क्या बताना, कितने प्रोजेक्ट हैं जो प्रोग्रेस में हैं और कितने सस्पेंड कर दिए हैं टेम्परेरी पर्पज से। बोलो यारो, क्या सेम टू सेम है पीपी जैसा? हाँ ठीक है। फिर किसको 1 साल से भी कम हुआ है, किसको 1 से 2 साल, किसको 2 से 3 साल और किसको 3 साल से ज्यादा, और यहां पर टोटल भी लिखना है। बोलो यारो, आसान है बिल्कुल, वही का वही तो है यार। ये भी याद नहीं रख पाओगे क्या? नहीं सर, रखेंगे ना याद सर, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? ठीक है, तो ध्यान रखना पर, है ना। टोटल सेल टैली विद द अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट से टोटल मैच होना चाहिए ऑब्वियसली। फिर क्या लिखा है, फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हुज कंप्लीशन इज ओवरड्यू और हैज एक्सीडेड इट्स कॉस्ट कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल प्लान। वही की वही बात है, या तो ओवरड्यू हो चुका है या फिर जितनी कॉस्ट लगनी थी उस इंटेंजिबल एसेट में उससे ज्यादा लग चुकी है, अगर ऐसा कुछ है तो। फिर वही कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जो अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट को कितना टाइम और लगेगा, टू बी कंप्लीटेड इन, कितने प्रोजेक्ट हैं जो अब 1 साल से कम में खत्म हो जाएंगे, किन को 1 से 2 साल लगेंगे, किन को 2 से 3 साल लगेंगे और किन को अभी भी 3 साल से ज्यादा लगेंगे, और अगर कोई प्रोजेक्ट सस्पेंड हो गए हैं तो उनकी डिटेल सेपरेटली आपको देनी पड़ेगी। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, एकदम क्लियर है। अब क्या है सर, 16 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और आई थिंक कि ये लास्ट ही है बस। इसके बाद फिर बी कैटेगरी डिस्क्लोजर्स बचते हैं जो 10 मिनट का वीडियो बना के मैं अलग से डाल दूंगा। ठीक है, क्या लिखा है सर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब कंपनी ने किसी को पैसा दिया है, कंपनी ने अपनी वाली कंपनी ने किसी को पैसा दिया है ना। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल एडवांसेस, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक बात है सर, बहुत बढ़िया। पहले बताना है आपको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, उसके 3 पार्ट हैं, कैपिटल एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी और अदर लोन्स। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द अबव शैल ऑल्सो सेपरेटली सब क्लासिफाइड। अब इनको सब क्लासिफाई करना है, इन्हीं को सब क्लासिफाई करना है। किस में? सिक्योर्ड जो सेफ हैं, जो गुड माने गए, अनसिक्योर्ड जो गुड माने गए, और डाउटफुल कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब सिक्योर्ड का गुड आ गया, अनसिक्योर्ड का भी गुड आ गया, और दोनों के डाउटफुल यहां आ गए। ठीक है सर, तो इन्हीं का सब क्लासिफिकेशन हो गया, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड और डाउटफुल में। फिर अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस विल बी डिस्क्लोज अंडर द रेलिवेंट हेड सेपरेटली। ठीक है, हर हेड का
जो प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है वो उस रिस्पेक्टिव हेड के अंदर दिखाया जाएगा, मतलब उसको भी सेपरेटली आपको अलग अलग हेड्स में दिखाना है। जिस असेट के लिए, जिस लोन्स एडवांस के लिए जितना प्रोविजन बनाया है वो उसी के साथ में आपको दिखाना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय, क्या आपने कुछ घटिया लोग, घटिया नहीं बोलना चाहिए, पर कुछ ऐसे लोगों को पैसा दिया है जिनमें कुछ गड़बड़ फीलिंग आती है, जैसे कि वो कौन है सर, डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम ईदर सेवरली और ज्वाइंटली विद एनी अदर पर्सन्स। ठीक है, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स आप याद रख सकते हो, इनको पैसा तो नहीं दिया। ठीक है। फिर अमाउंट ड्यू बाय ऐसी फर्म्स और प्राइवेट कंपनी रिस्पेक्टिवली इन विच एनी डायरेक्टर इज अ पार्टनर और डायरेक्टर, कुल मिलाकर या तो आपने डायरेक्टर्स और अदर पार्टीज ऑफ द अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को ही दिया है पैसा, या फिर ऐसी फर्म्स या प्राइवेट कंपनी को तुमने पैसा दिया है, ऐसी फर्म्स या प्राइवेट कंपनी को तुमने पैसा दिया है जिनमें अपनी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या है, अपनी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो क्या है, या तो वहां पर पार्टनर है या वहां पर डायरेक्टर है या मेंबर है वहां पर। अगर ऐसा कुछ है तो ऐसी चीजों को सेपरेटली आपको बताना पड़ेगा। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? ठीक है। ये भी कुछ मिलता जुलता सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल से थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा होगा, है ना। ये सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड और डाउटफुल वाला, है ना। देखो आपको ना चीजें कितनी बड़ी बड़ी सी दिखती हैं कि कितना सारा लिखा है, पर चीजें बहुत छोटी हैं। बस ये है कि एक बार में याद नहीं होंगी बेटा, आप एक बार पढ़ोगे आपको लगेगा इतना सारा है, कैसे याद होगा बेटा। जब आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़ते हो ना तो चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको छोटी लगने लगती हैं। आप याद करो, स्टार्टिंग में अपन एक एक चैप्टर का टेस्ट भी भारी लगता है, फिर अपन कितने ऑल कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट अपन देते हैं एग्जाम में, तो वही होता है, फिर भी अपन मैनेज करते ही है ना, ऐसा। तो बस एक ही तरीका है बेटा ऑडिट में, तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना बढ़िया होगा। एक बार में घुसो मत, घुस रहोगे उसी में डूबे रहो, कितना भी डूबे रहो आपको याद ढंग से नहीं रहेंगी चीज़ें। बार बार पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी और याद भी रहेगा, है ना। ठीक है सर। फिर क्या है सर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म तो हो गए, अब शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। वही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज, कैसे भाई, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी और अदर्स। ठीक है। फिर द अबव शैल आल्सो बी सब क्लासिफाइड, इनको सब क्लासिफाई करना है किसमें, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और डाउटफुल, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड और डाउटफुल। ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, बस कैपिटल एडवांसेस नहीं आया। क्यों नहीं आया यहाँ पर कैपिटल एडवांसेस, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल एडवांसेस तो लॉन्ग टर्म होंगे नॉर्मली। ठीक है। फिर क्या लिखा है सर, तो ये हो गया पूरा सेम टू सेम। तो जब आप लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस पढ़ लो ना, तो शॉर्ट टर्म की जब बात आए ना तो केवल सेंटेंस लिखो कि सब कुछ ऊपर जैसा ही है, सब कुछ लॉन्ग टर्म लोन जैसा ही, बस इतना अलग है, तो ईजी हो जाएगा। फिर एक ही याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर वही अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रेलिवेंट हेड सेपरेटली। ठीक है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो डायरेक्टर्स या अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी को दिए हैं वो बताओ, और अमाउंट ड्यू बाय ऐसी फर्म्स और प्राइवेट कंपनी जिनमें अपना डायरेक्टर क्या है, या तो पार्टनर है या डायरेक्टर है या वहां का मेंबर है। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? यस सर। ये इस पर आ जाएगा क्वेश्चन, समझ रहे हो, इस पर आ जाएगा क्वेश्चन। क्या है, स्टार नहीं बन रहा है, पेन स्लिप हो रहा है। अरे सर झूठ बोलते हो, आपको बनाते ही नहीं आता है। ठीक है, मान लिया बस, पर इसको मैं बोलूंगा ये A+ कैटेगरी है, इतना पोर्शन आ सकता है। क्या लिखा है, फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड वेयर लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स और लोन्स आर ग्रांटेड टू प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, KMP और रिलेटेड पार्टी। हो, अगर कंपनी ने प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP और रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है तो क्या करना है, अच्छा इनको अकेले अकेले भी दिया जा सकता है, या फिर आपने दो लोगों को मिलाकर या ऐसा कुछ दिया है तो भी यहां पर कवर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने घर के लोगों को, प्रमोटर को, डायरेक्टर्स को, KMP को, रिलेटेड पार्टी को, इनको लोन दिया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आपको क्या करना है, कौन सा लोन दिया गया पहले तो ये देखना है। रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा कोई लोन दिया गया है क्या, ये भी आपने कार्यों में पढ़ा है। तो अगर आप कोई ऐसा लोन देते हो जो रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब समझ रहे हो आप कि जिसकी कोई ढंग से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, यार ऐसे लोन ऐसे घर के लोगों को क्यों बांट रहे हो, कंपनी का पैसा तो शेयर होल्डर्स का पैसा है ना, तो आप अपनी मर्जी से लौटा देना जब लौटाना हो, ये कोई बात हुई, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है, रीपेबल ऑन डिमांड हो गया। ठीक है, तो क्या है सर, अगर कंपनी ने अपने प्रमोटर, डायरेक्टर या KMP या रिलेटेड पार्टी को ऐसा लोन दिया है जो रीपेबल ऑन डिमांड है, या फिर यूं कहो कि जिसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई पीरियड ऑफ रीपेमेंट नहीं है, तो आपको ये टेबल बनाकर देनी पड़ेगी। सुन लो, ये टेबल नहीं है, ये 3 नंबर है भाई,
ठीक है ना। तो टाइप ऑफ बोरोवर प्रमोटर को दिया है, डायरेक्टर को दिया है, केएमपी को दिया है कि रिलेटेड पार्टी को दिया है। कितना लोन दिया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग। फिर क्या है, परसेंटेज टू टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, मतलब टोटल लोन में ऐसा वाला लोन कितना आपने दिया है। थोड़ी देर लगेगी मुझे, हाँ ठीक है। तो किसको लोन दिया है, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और रिलेटेड पार्टी, ठीक है। फिर कितना लोन दिया है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लोन एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और परसेंटेज टोटल लोन में कितना परसेंटेज है, टोटल लोन जो आपने दिए हैं, मतलब कंपनी ने जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं उसमें ऐसा वाला लोन कितना है, यही तो घटिया वाला लोन है, तो टोटल लोन में इसका परसेंटेज कम होना चाहिए ना। बोलो यार, समझ पा रहे हो क्या? एक सेकंड, ये बंद कैसे हो गया, एक सेकंड, शायद ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया है इसका, तो ठीक है। वैसे ये एनडी हो गया था तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना। बस किस टाइप की किस पर्सन को आपने लोन दिया है, कितना बकाया है, कितना आउटस्टैंडिंग है, और लास्ट में आपका आ जाता है अरे मैं ही भूल गया क्या बोल रहा था, लास्ट में आपका आ जाएगा कि टोटल लोन का कितना परसेंटेज, टोटल लोन का कितना परसेंटेज ऐसा वाला लोन है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर ये भी फिनिश हो जाता है, डन।